कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर अनुभव के इस मंच पर। और हमें बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि आज हमारे बीच लखनऊ के एनसाइक्लोपीडिया रहे और सीनियर जर्नलिस्ट, लेखक, पत्रकार और कई समाज के सरोकारों से जुड़े हुए प्रदीप कपूर हमारे बीच में हैं। प्रदीप से बात करना इसलिए भी दिलचस्प होता है कि ये अपने आप में लखनऊ का इतिहास समेटे हुए हैं। लखनऊ की संस्कृति को, लखनऊ की कल्चर को, लखनऊ के रहन सहन को इन्होंने बहुत पास से देखा है और आपको भी इनसे बातचीत करके बहुत मजा आएगा। प्रदीप जी, आपका स्वागत है अनुभव के मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम कहाँ से आपसे बातचीत शुरू करें, हम आप ही से पूछते हैं। आप कॉफी हाउस से शुरू कर सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा है। कॉफी हाउस के बारे में कुछ हमें बताइए लखनऊ के। देखिए, पिछले 50 साल से कॉफी हाउस जो है वो एक ऐसा जगह रहा है कि जिसने की समाज के हर वर्ग को जो है दिशा दी है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो स्टूडेंट मूवमेंट हो, चाहे राजनीति हो। तो समाज के हर वर्ग को कॉफी हाउस से दिशा रही है और सब लोग कॉफी हाउस में बैठते रहे हैं समय समय पर। और जो एक जमाने में ये कहा जाता था कि जो यूपी आज सोचता है वो भारत कल सोचता है, तो यूपी जो सोचता था तो बहुत कुछ जो है वो कॉफी हाउस सोचता था, क्योंकि कॉफी हाउस में सब लोग आके बैठते थे। और इसलिए जो है वो कॉफी हाउस जो है खासतौर से समाज में जब संवादहीनता हो जाए तो कॉफी हाउस ऐसी जगह है जो समाज को जोड़ने के लिए और विपरीत विचारधारा के लोग एक टेबल पे आके बैठे हैं, जिसमें कि डिस्कस करें, डिबेट करें, तब डिसाइड करें। तो ये एक हमेशा से कॉफी हाउस जैसे इंस्टीट्यूशन जो है वो रेलेवेंट रहेंगे। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने 1 अप्रैल को सिर्फ कॉफी हाउस को, क्योंकि कोरोना में लोग आ नहीं रहे थे, घर बैठ गए थे, तो उसको जिंदा करने के लिए एक कॉल सबको फोन किया गया। सारे पुराने लोग, करीब 50 लोग कॉफी हाउस में इकट्ठा हो गए कॉफी हाउस को जिंदा करने के लिए। बहुत बड़ी बात। कॉफी पी गई, गप की गई, पकौड़ी खाई गई और एक फिर से जो है एक माहौल बना कि कॉफी हाउस में बैठना शुरू किया जाए। लेकिन क्या वजह है कि वो कॉफी हाउस कल्चर अब नई पीढ़ी में नहीं दिखाई देती, या आने वाले लोग जो एक कॉफी हाउस कल्चर जिसको आप कह रहे हैं उसमें बिल्कुल उनकी दिलचस्पी नहीं है? देखिए, समाज जब बदलता है तो खासतौर से फिर कहे ना कि एक जमाने में अकेला कॉफी हाउस था, अब बहुत सी ऐसी जगहें हैं कि जहां लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। अब नौजवान पीढ़ी के लिए अगर आपने देखा हो कि सिरोज कैफे जो है गोमती नगर में, वो उनको जो है एक आकर्षित करता है, वहां जाके बैठते हैं। हो गया बगल में कैफे कॉफी डे हो गया। उस दौर में तो अकेला एक कॉफी हाउस था। ये लखनऊ शहर में अगर किसी को ढूंढना हो, मिलना हो, तो उसका एक ही एड्रेस था, कॉफी हाउस। तो सब लोग वहीं पे आते थे। और आज के दौर में जब राजनीतिक नेताओं से मिलना जो है बहुत मुश्किल हो गया हो, और जब उनको ये बताया जाए कि इसी कॉफी हाउस में अगर हम लोग जब बैठे रहते थे तो अचानक मुख्यमंत्री की गाड़ी बाहर रुकती थी और वीर बहादुर सिंह जो है टहलते हुए चले आते थे। कभी वो अपनी सिक्योरिटी लेके नहीं आए और वहां पर एजेंडा पूछते थे कि भाई किस सब्जेक्ट पे बात हो रही है, और वो बात करते रहते थे।
मुख्यमंत्री का जब आते थे तो घेरा बड़ा हो जाता था, जेब में हाथ डालते थे पैसे के लिए, तो कभी उनके पास ना पर्स ना पैसे कोई नहीं होते थे, लेकिन एक मिजाज था। अब जैसे दिल्ली में हम गए और मुझको एक प्रोग्राम में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी मिल गए, और चंद्रशेखर जी से जब मैंने कहा कि भाई लालजी टंडन जी से कहे कि मैंने आपका पुराना अड्डा कॉफी हाउस रिवाइव करा दिया है, तो जब लखनऊ आए तो अपने पुराने साथी ओम प्रकाश श्रीवास्तव के साथ सीधे कॉफी हाउस आए, क्योंकि शहर में जिस पुराना बैठता रहा है तो उसको सुकून कॉफी हाउस में मिलता रहा है। तो ये कॉफी हाउस में अगर हम आपको ये बताएं कि जो दिशा होती है किस तरह से दी जाती है, एक बहुत बड़ा उदाहरण इसका यह है कि 1967 में लोकसभा का चुनाव था, और यहाँ पर सबसे बड़े पैसे वाले वी.आर. मोहन, जो कि मोहन मेकिंग के मालिक थे, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। कॉफी हाउस के बैठने वालों ने यह तय किया कि एक कोने पे जो जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला बैठते हैं, क्यों ना उनको खड़ा कर दिया जाए। तो मुल्ला जी को बड़ी मुश्किल से कॉफी हाउस के लोगों ने मनाया, और उनका चुनाव कॉफी हाउस से ही संचालित हुआ। और उनके प्रचार के लिए बलराज साहनी बॉम्बे से आए, उन्होंने कैंपेन किया। तो मुल्ला साहब जो है वो आम आदमी की आवाज बन गए, और एक बड़े पैसे वाले को चुनाव हरा दिया गया। ये भी कॉफी हाउस ने एक मैसेज दिया कि चुनाव पैसे से नहीं लड़ा जाता। तो इस तरह के किस्से बहुत हैं। मतलब एक दिन मैं कॉफी हाउस में बैठा हुआ था, तो एक लंबा चौड़ा व्यक्ति आया, और वो मुझे लग गया कि वो पहली बार आया है। तो जब मेरे सामने आके जब वो बैठे तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि संदीप रे सत्यजीत रे के बेटे, और संदीप रे खुद बॉम्बे बंगाल फिल्म के बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जब शतरंज के खिलाड़ी यहाँ पे लखनऊ में बनाई जा रही थी, तो सत्यजीत रे जो है वो आए होंगे कॉफी हाउस। तो संदीप रे से कहा था कि जब कभी भी लखनऊ जाना तो कॉफी हाउस जरूर जाना। और संदीप रे ने कहा कि मैं अपनी एक फिल्म बंगाली थ्रिलर बादशाही अंगी, मतलब बादशाह की अंगूठी, वो लखनऊ में शूट कर रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कॉफी हाउस में ये हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और अल्टीमेटली उन्होंने कॉफी हाउस के कॉरिडोर को चुना, और कॉफी हाउस के कॉरिडोर में शूटिंग हुई। बंगला फिल्म के बड़े से बड़े अभिनेता अभिनेत्रियां जो है वो सब लखनऊ आए, और कॉफी हाउस के बाहर बरामदे में घूमते थे, और वहीं पर शूटिंग हुई। तो एक जुड़ाव कॉफी हाउस का रहा है। नहीं रहा है ये तो ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उस परंपरा को, उस धरोहर को देखिए हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, बराबर बैठ के करते रहते हैं, और लोगों को बुलाते भी रहते हैं, लोग आते भी रहते हैं, और हम लोगों ने बहुत बैठकें की हैं। अब हम लोगों ने जैसे नादिरा बब्बर को बुलाया तो उनको साथ किया, और भी बहुत से लोगों को जिनका जुड़ाव रहा है। तो कॉफी हाउस में ऐसा नहीं है कि कॉफी हाउस खत्म हो गया, कॉफी हाउस में लोगों को जोड़ने की जरूरत है। somebody has to take the initiative। तो हम लोग इनिशिएटिव लेकर लोगों को बुलाते हैं, लोग आते हैं। अच्छा, ये तो लखनऊ का एक पक्ष हो गया कॉफी हाउस। अब मुझे ये लगता है कि लखनऊ की जो धरोहर, लखनऊ की क्या बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनकी धरोहर हम सहेज के जितना रखना चाहिए था उतना नहीं रख पाए। किसके लिए, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ के आवाम को, यहाँ के लोगों को, क्योंकि हर चीज सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। लोगों में दिलचस्पी हो अपनी धरोहर को बचाने के लिए, संभालने के लिए, तो उसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। देखिए अभी जो सबसे बड़ा एक 1936 में रफेम क्लब में जहां पर की प्रोग्रेसिव राइटर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की, जहां फैज अहमद फैज से लेके सारे बड़े बड़े जो साहित्यकार थे जमा हुए, उस ऐतिहासिक जगह को हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं। वहां पर जो है लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, कबाड़ी और सामान बिक रहा है, और उस धरोहर को हम लोग नहीं बचा रहे। तो जिम्मेदारी तो आवाम को उठने की है कि वो सरकार को बाध्य करे कि इस तरह का माहौल बने। तमाम कंट्रीज जो है अपनी विरासत की इतनी पुराने ऐतिहासिक चीजों को बचा के रखता है, यहाँ हम लोग नहीं बचा रहे हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आवाम को एक देखिए मूवमेंट की जरूरत होती है, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। हाँ। और एक मूवमेंट की जरूरत हो, सिटीजन मूवमेंट, जिसमें मीडिया का भी भागीदारी हो, तो सरकार बाध्य होगी। क्योंकि सरकार को तो आपको सेंसिटाइज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो हो जाएगा। इसका एक तरीका तो ये है कि चीज़ों को लिखकर सजोया जाए, जो आप काम कई वर्षों से कर रहे हैं। लखनऊ पे लिखा भी कायदे से सिलसिलेवार तरीके से बहुत कम हुआ है, तो इसकी भी ज़रूरत महसूस होती है। हमारी देखिए आदत है कि हम, कोशिश ये है कि लखनऊ में पिछले 50 साल का जो मंजर यहाँ पे लोगों के बारे में और यहाँ की घटनाओं के बारे में जो करीब से देखा है कि किस तरह का कल्चर रहा है, किस तरह के लोग हैं, चाहे वो यहाँ पे कैफी आजमी आते रहे हो, अली सरदार जाफरी आते रहे हो, जानिसार अख्तर आते रहे हो, नौशाद आते रहे हो, वो सब लोग कहाँ कहाँ घूमते थे, क्या क्या होता था,
उन सब के बारे में हमको, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन सब के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला, तो उन सब के बारे में लिखते रहते हैं, तो पता तो चले कि लखनऊ शहर में क्या क्या मंजर रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ भी वक्त गुजारने का मौका मिला, जिन्होंने 2 घंटे हम दिलीप कुमार के साथ जावेद अख्तर और हसन कमाल उनके कमरे में रहे, जिसमें कि दिलीप कुमार साहब ने अपनी जिंदगी की कहानी पूरी सुनाई, क्योंकि अगले दिन जावेद अख्तर साहब को दिलीप कुमार के ऊपर पेपर पढ़ना था। तो दिलीप कुमार ने ये कहा कि जावेद साहब, कल ताज में लोग आएंगे मुझे देखने, आपको सुनने, तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी मुकाम पे कहीं कुछ गलत हो जाए, तो मैं आज आपको अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ। तो दिलीप कुमार ने अपने जीवन की पूरी कहानी हम तीनों को सुनाई और हम लोग मेस्मराइज होके सुनते रहे। हम लोग कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह की थी उस समय? आप नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं की थी, नोट्स बनाए थे। कहा कि जाहिर बात है जावेद अख्तर ज्यादा नोट्स बना रहे थे, क्योंकि उनको कल पर्चा पढ़ना था, हालांकि तैयारी पूरी करके आए थे, लेकिन फिर भी दिलीप कुमार के कहने पे उन्होंने सारी तैयारी की। तो इस तरह से तमाम लोग पिछले। अच्छा, आप चौक से भी जुड़े रहे हैं लंबे अरसे तक, बल्कि आप शुरुआती दौर में वहाँ रहे भी हैं। अब आप जाते हैं चौक, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत बदला हुआ नजर आता है। देखिए, हम लोग 1962-63 में चौक में थे। उस दौर का चौक जो भीड़ कम होती थी और बहुत कम लोग होते थे, और हमने चौक में रहकर जो है वो वहाँ का मुहर्रम भी देखा, बहुत करीब से देखा, जो कि लखनऊ का मुहर्रम पूरी दुनिया में जो है वो चर्चा में रहता है। तो वहाँ का मुहर्रम, वहाँ का किस तरीके से जो आग पे चलना और क्या क्या सब चीज़ें जो है वो कल्चर जो है वो बिल्कुल ही बदल गई है दुनिया। तो चौक में भी बहुत तब्दीली आ गई है, और चौक में ख़ास तौर से देखिए बानबली वैली की मिठाई राम आसरे की, जो कि ऐतिहासिक रही है, 1805 का ब्रांड है। किसी को हम ये कहें कि हमें नाज है कि हम उस लखनऊ में हैं कि जहां 1805 का ब्रांड है जो अभी भी चल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। लोग विश्वास नहीं करते, तो लोग विश्वास नहीं करते हैं, और कहाँ कहाँ दूर से लोग बाग जो है वो आते हैं, उनको बताते हैं हम लोग कि भाई 1805 का ब्रांड है। तो चौक जो है वो जाहिर बात है कि जो समाज में बदलाव आता है, शहर में बदलाव आता है, तो वो चौक में भी बदलाव आता है। मुझे लगता है समस्या ये है कि हम दोहरे बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और त्वरित बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पर एक पहचान का संकट शहर का भी है, कल्चर का भी है, लोगों का भी है। तो ऐसे में हम अगली पीढ़ी को या नई पीढ़ी को या आने वाली जनरेशन को क्या कुछ दे सकते हैं? देखिए, हमारी ज़रूरत इस बात की है कि अगली पीढ़ी को हम लोग ये बताएं, सेंसिटाइज करें कि क्या दौर रहा है। अब देखिए, एक प्रोग्राम हुआ था बिशन कपूर उर्दू के दोस्त, जिसमें लखनऊ शहर में उर्दू का जिससे भी वास्ता था वो सब आए थे, और वहाँ पर लालजी टंडन जी ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि लखनऊ में जो भी पैदा होता है वो अपने साथ उर्दू और तहजीब लेके पैदा होता है, क्योंकि यहाँ की आबो हवा में भाषा भी है और तहजीब भी है। वो सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपस में एक दूसरे को देखते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, उसी हिसाब से करते हैं। आप देखिए कि अगर लखनऊ शहर का आदमी कहीं भी बाहर जाता है और जो उसकी बोलचाल की भाषा होती है, मेरा खुद एक्सपीरियंस रहा है यहाँ से लेके विदेश तक, तो जो भाषा होती है उससे फौरन लोग पहचान जाते हैं कि आप लखनऊ के तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई मैं नहीं कहता, सब लोग हम कहते हैं। तो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट जो है वो लखनऊ शहर का है। लखनऊ जो है कभी धार्मिक उन्माद का सेंटर नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ी बात है जो एक पूरे हिंदुस्तान को एक लखनऊ ने मैसेज दिया। यहाँ कभी बाबरी मस्जिद का मामला रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन धार्मिक उन्माद यहाँ कभी भी इस तरह का हावी नहीं रहा, मिला जुला है। लखनऊ में लोग अभी भी खुश हैं। लखनऊ इज ए हैपनिंग प्लेस, जहाँ पे कि लोग बाहर से आके बसना पसंद करते हैं। अभी भी लोग रिटायरमेंट के बाद सेटल होना पसंद करते हैं। बहुत से ऐसे लोग मिले हैं, कुछ हमारे जानने वाले लोग हैं कि जो 28 साल वियना में रहे और वियना छोड़ के लखनऊ शहर में आ गए, और वो कहते हैं कि हम खुश हैं अपने शहर में, अपने लोगों के बीच में। यहाँ लोग भले ही खरामा मिलें, लेकिन खामा भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ मिलना का एक जज्बा है लोगों में, आपस में एक दूसरे से मिलने का। अवॉइड नहीं करते लोग, मिलने की कोशिश करते हैं। तो हमारी इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि जो दौर जो हम लोगों ने सबने मिलकर लखनऊ शहर को देखा है, उसके बारे में नई पीढ़ी को सेंसिटाइज करके और उनको एक जैसे कहते हैं ना हैंडिंग ओवर, पासिंग ओवर, वो बताना बहुत जरूरी है। तो वही काम हम लोग लिखकर, पढ़कर, बोलकर हर तरीके से कर रहे हैं। इसमें कुछ मुझे लगता है कि सोशल मीडिया भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और आप देखिए कि लखनऊ शहर में हमें तो अपना भी सोशल मीडिया भी कर रहा है, और भाषा के लिए, कल्चर के लिए ये जो छोटी छोटी नशिस्ट होती हैं या छोटे छोटे कवि सम्मेलन होते हैं, वो भी लखनऊ शहर में अब इधर मैं देख रहा हूँ कि बहुत हो रहे हैं। कल्चरली लखनऊ जो है कल्चर के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो शहर को जिंदा रखती हैं, और लोग बाग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं।
तो हमने भी लखनऊ शहर में बहुत लंबे समय तक जो है वो नशिश कराई कि जो हिंदी और उर्दू में लोग लिख के अपने आप बंद हो जाते थे, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि लोग आए अपनी बात कहें। तो इस प्रयास को बहुत अप्रिशिएट किया गया। लखनवी यादव जैसे अब साहित्य के मामले में कम लिखा जा रहा है, थिएटर लखनऊ का समाप्त हो रहा है, तो ये सब हम लोगों को लगता है कि चिंतनीय विषय हैं और कहीं न कोई ऐसा मंच हमें तलाश के इस पे लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। जरूरी है, आपने बहुत बड़ी बात कही। आप खुद भी इस तरह के मंचों से जुड़े रहे हैं और आपका भी खुद अब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इस बात की जरूरत है कि साहित्य के लिए, कला के लिए और तमाम चीजों के लिए जो है वो मंच बने और लोगों को आकर्षित किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि यंग पीढ़ी जो है वो तो एक लीडरशिप की तरफ देखती है कि अगर उसको गाइड किया जाए तो वो जुड़ेगी जरूर। जबकि आज के दौर में साधन ज्यादा हैं। अगर आप लखनऊ के कुजीन पर या लखनऊ के स्थापत्य पर बनाना चाहें तो यूट्यूब पे सीरीज बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसको दुनिया भर में देखने वाले भी मौजूद होंगे, उसको पसंद करने वाले। खाने की बात आपने कही, लखनऊ शहर में मेरे को पिछले 50 साल में 2 राजनीतिक नेता ऐसे, मतलब जिनके साथ मैंने वक्त गुजारा, ये मेरा अपना सौभाग्य है कि एक डॉक्टर अम्मार रिजवी जो खुद इतना बेहतर खाना बनाते रहे और इतने बढ़िया होस्ट हैं कि तमाम पूरी दुनिया से तमाम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, फिल्म स्टार्स के लोग, सारे लोग उनके घर में आए और उनके यहाँ खाना खाया और उनको खाना बनाने का, खाना खिलाने का बहुत शौक है और वो आजकल जो है एक अवधी कुजीन पे एक किताब भी तैयार कर रहे हैं। उसी तरह से दूसरा नाम मैं लूंगा आदरणीय लालजी टंडन जी का। टंडन जी को भी खाना बनाने का, खाना खिलाने का बहुत शौक रहा है, क्योंकि उनके भी द्वारा बनाया हुआ खाना, उनके द्वारा आयोजित चाट पार्टियां, खाना, मतलब वो कभी सौभाग्य रहा है। तो लखनऊ शहर में ये 2 हस्तियां ऐसी रहीं कि जो उनको खाना खिलाने का, बनाने का और लोगों को करने का रहा है। और ये बात सबको पता है, पूरे सत्ता के गलियारे में, पूरे हिंदुस्तान में पता है कि लखनऊ शहर में ये 2 हस्तियां जो है वो इसलिए जानी जाती। तो प्रदीप जी आजकल क्या लिख रहे हैं आप, किन विषयों पे काम कर रहे हैं? देखिए, मैं जो हूँ तमाम लोगों के साथ जो मैंने वक्त गुजारा है, चाहे वो कैफी आजमी हो, अली सरदार जाफरी हो और नौशाद हो। अभी मैंने परसों ही जैसे नौशाद साहब की बरसी थी तो उसमें मैंने लिखा कि नौशाद साहब के साथ मैंने कितना अच्छा लखनऊ शहर में वक्त गुजारा, किस तरीके नौशाद साहब ने, आप देखिए कि जब लोग बाहर से आते हैं, हम लखनऊ घुमाते हैं, तो नौशाद साहब ने मुझको लखनऊ घुमाया जो उन्होंने 50 साल पहले छोड़ा था। बोले चलिए कपूर साहब आज मैं घुमाता हूँ। तो नौशाद साहब की नजरों से मैंने लखनऊ भी देखा, उनके साथ खाना भी खाया। बम्बई में हम हसन कमाल साहब के घर में रहे तो नौशाद साहब मेरे लिए जो है, अब देखिए नौशाद साहब के बारे में लोग उनके संगीत के बारे में चर्चा करते, लेकिन नौशाद साहब जो है खाना बहुत अच्छा पकाते थे। मेरे लिए खुद जो है वो मटन का कहते हैं वो अपना कोरमा बना के लेके आए। तो अब ये सब चीजें हैं जो लोगों के साथ रहे हैं, तो वो हम सब शेयर करते रहते हैं। इनको कहीं ना कहीं हमें बचा के रखना पड़ेगा, इन यादों को और संस्कारों को और स्मृतियों को। और उम्मीद करते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी भी शायद कुछ इस दिशा में करेगी। बड़ा अच्छा लगा आप हमारे बीच आए और अपने अनुभव अपने साझा किए। हम उम्मीद करते हैं हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।